लेकिन आपके प्रदेश में दलित नेतृत्व की भी सरकार थी, बहुजन समाज की, गठबंधन की, बहुजन, दोनों बहुजनवादी गठबंधन थे, एक पिछड़ा, एक दलित उत्पीड़ित, अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, लोहिया जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, ये तमाम लोग थे। कई बार ये आए गए, लेकिन पेरियार ललई सिंह जो उत्तर भारत में हिंदी हार्टलैंड में जो पेरियार के चिंतन का, अंबेडकर के चिंतन का, साहू जी महाराज के चिंतन का, फूले के चिंतन की अलख जगा रहे थे, उनकी याद क्यों नहीं आई? जैसे उत्पीड़ित समाजों के, आदिवासी समाजों के, दलित समाजों के, पिछड़े समाजों के महानायकों को, उनके महापुरुषों को, उनकी नायिकाओं को, उनके लेखकों को, उनके बुद्धिजीवियों को जिस तरह कलंकित किया है इस व्यवस्था के संचालकों ने, ठीक उसी तरह से मीडिया भी व्यवस्था का संचालक है। वो बुद्धि का प्रबंधक है। हमारे देश में मीडिया क्या है? बुद्धि का प्रबंधक है। किसके लिए बुद्धि का प्रबंधन करता है? वो इस देश के शासक वर्ग के लिए करता है। और शासक वर्ग कौन है? जो मुश्किल से बामुश्किल 15% है, 20% है। कोई पॉलिटिक्स भी है या नहीं है? सिर्फ अपने अपने निजी साम्राज्य को खड़ा करने की पॉलिटिक्स है। और इस मुल्क में सचमुच अगर बेहतरीन सरकार कोई हो सकती है तो वो गठबंधन की सरकार हो सकती है। गठबंधन के देश को गठबंधन की सरकार से बेहतर कोई सरकार नहीं चला सकता। जितनी बेहतरीन चीजें हो सकती हैं उनको इस अल्पसंख्यक लोगों ने, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो सत्ता पर बैठे हुए 15-20% लोगों के लोग हैं और उनके पक्ष में जो पूरी की पूरी व्यवस्था का, पूरी की पूरी बुद्धि का, पूरे के पूरे ज्ञान का, पूरे के पूरे सूचना तंत्र का संचालन करने वाले, प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं, इन सब ने मिलकर आपके समाज को बदनाम किया है, उनके बुद्धिजीवियों को कलंकित किया है। एक पत्रकार होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते कानपुर की इस धरती पर आकर मैं वाकई बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। अब ये एक सवाल उठना, जो वीरेंद्र जी बोल रहे थे, तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इस देश में आप लोग, समाज के लोग, सामाजिक न्याय के लिए भूखी जनता, पिछले 3 दशक से अगर देखा जाए तो हिंदी हार्टलैंड के कई राज्यों में सरकारें बनाती रही है, सरकारों का गठन करती रही है। कुछ ही साल पहले तक उत्तर प्रदेश में भी ऐसी सरकार थी, जो माना जाता है कि वो जो उत्पीड़ित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो बहुसंख्यक है भारत में, जिसकी आबादी सबसे अधिक है, उसके प्रति उसकी वचनबद्धता है। लेकिन आखिर ललई सिंह क्यों नहीं उसको याद आए? पेरियार ललई सिंह क्यों नहीं याद आए? महाराष्ट्र में जब वहां का दलित मूवमेंट स्ट्रांग हुआ, मजबूत हुआ, रिपब्लिकन्स जब मजबूत हुए, तो कांग्रेस की सरकारों पर दबाव डालकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वॉल्यूम्स, सारे के सारे खंड सबसे पहले महाराष्ट्र में छपे, सबसे पहले है सरकार ने, वही, और महाराष्ट्र की सरकार ने छापा। वहां की जनता का दबाव था, दलित समाज का, बहुजन समाज का, उत्पीड़ित समाज का, लेखकों का, पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का। लेकिन आपके प्रदेश में दलित नेतृत्व की भी सरकार थी, बहुजन समाज की, गठबंधन की, बहुजन, दोनों बहुजनवादी गठबंधन थे, एक पिछड़ा, एक दलित उत्पीड़ित, अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, लोहिया जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, ये तमाम लोग थे। कई बार ये आए गए, लेकिन पेरियार ललई सिंह जो उत्तर भारत में हिंदी हार्टलैंड में जो पेरियार के चिंतन का, अंबेडकर के चिंतन का, साहू जी महाराज के चिंतन का, फूले के चिंतन की अलख जगा रहे थे, उनकी याद क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? इसलिए कि हम सचमुच क्या हिंदी हार्टलैंड के लोग, जो हमारी महान विरासत है, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से, कमिटमेंट से, ईमानदारी से, समझदारी से समाज को बदलने की चेष्टा की है, कोशिश की है, एक नए ढंग के पुनर्जागरण का आगाज करने की, रिनेसां,
एक सचमुच एक नवजागरण, उसका आगाज, उनको हम भुला देते हैं, हम उलझ जाते हैं दूसरी चीजों में। तो ये जो राजनीति है, मुझे समझ में नहीं आती कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। हिंदी के एक कवि ने एक बार पूछा था कि पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है। तो मैं भी आज पूछ रहा हूं कि इस तरह की जो शक्तियां हमें कंफ्यूज करती हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्या है? कोई पॉलिटिक्स भी है या नहीं है? सिर्फ अपने अपने निजी साम्राज्य को खड़ा करने की पॉलिटिक्स है, क्या है? इसलिए मैं समझता हूं कि जितनी सरकारें हाल के वर्षों में हिंदी हार्टलैंड में बनी, उनसे ज्यादा बड़ा काम तो गगन नाम के एक अदना से शोध छात्र ने कर दिखाया। ये आजमगढ़ के रहने वाले छात्र ने, लड़के ने, नौजवान ने कितनी मेहनत की है, वो मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं। क्या ये काम सरकारें बड़ी फेलोशिप देकर नहीं कर सकती हैं? उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों पर सरकारों ने समाजवाद के नाम पर, बहुजनवाद के नाम पर न जाने कितना बेशुमार पैसा खर्च किया, कितने सम्मान, कितने पुरस्कार दिए। क्या वो पेरियार ललई सिंह के जितना लेखन है, जितना काम है, उसके संकलन के लिए कोई फेलोशिप नहीं दे सकती थी? दरअसल ये समझ का सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बेईमान लोग हैं, बिल्कुल नहीं है। विचार के स्तर पर हो सकता है बेईमान न हो सकता है कल्याण सचमुच समाज का चाहते हैं, लेकिन उनके पास समझ का अभाव है, विजन नहीं है, और विजन के लोगों को वो पसंद भी नहीं करते। जिन लोगों के पास दृष्टि है, समझदारी है, इंटेलेक्ट है, उसके प्रति वो एलर्जेटिक है। एलर्जेटिक का मतलब नापसंद करने वाले, उनको नापसंद करते हैं। दूसरे वर्णों, दूसरे वर्गों, दूसरे समाजों के जो लोग हैं, उनको वो पसंद करते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन ये क्यों है? ऐसा क्यों है? आज के मौके पर मैं बहुत संक्षेप में इस विषय पर कुछ बात कहना चाहता हूं। दरअसल भारत एक विशाल देश है, और ये केवल एक देश नहीं है, एक महागठबंधन है। मैं बार बार देखता हूं जब भारत को, क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक जर्नलिस्ट के रूप में मैंने पैसे तो नहीं कमाए, जैसा हमारे मित्र जो दिल्ली के हैं लोग जानते हैं, बहुत साधारण से छोटे से जगह रहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज कमाया कि हमने भारत को देखा, हमने दुनिया को देखा। अब सारी दुनिया को तो कौन देख सकता है? इस देश का केवल एक ही आदमी सारी दुनिया देख सकता है। लेकिन मुझे मेरे अखबार ने जहां जहां भेजा, चाहे वो करगिल की लड़ाई कवर करने के लिए भेजा हो, या भारत सरकार के किसी इंटेलेक्चुअल लोगों के डेलीगेशन में किसी यूरोप के देश में जाने का मौका मिला हो, ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला हो, अफ्रीका जाने का मौका मिला हो, हमने इन तमाम जगहों पर देखकर और समझकर एक चीज जाना कि हमारे देश को केवल एक देश कहना ठीक नहीं है। ये एक महादेश है, एक गठबंधन है, एक महागठबंधन है। और इस मुल्क में सचमुच अगर बेहतरीन सरकार कोई हो सकती है, तो वो गठबंधन की सरकार हो सकती है। गठबंधन के देश को गठबंधन की सरकार से बेहतर कोई सरकार नहीं चला सकता। लेकिन हमारे देश के मीडिया ने गठबंधन को खिचड़ी सरकार कहना शुरू किया, उसको बेइज्जत करना शुरू किया। जैसे उत्पीड़ित समाजों के, आदिवासी समाजों के, दलित समाजों के, पिछड़े समाजों के महानायकों को, उनके महापुरुषों को, उनकी नायिकाओं को, उनके लेखकों को, उनके बुद्धिजीवियों को जिस तरह कलंकित किया है इस व्यवस्था के संचालकों ने, ठीक उसी तरह से मीडिया भी व्यवस्था का संचालक है। वो बुद्धि का प्रबंधक है। हमारे देश में मीडिया क्या है? बुद्धि का प्रबंधक है। किसके लिए बुद्धि का प्रबंधन करता है? वो इस देश के शासक वर्ग के लिए करता है। और शासक वर्ग कौन है? जो मुश्किल से बामुश्किल 15% है, 20% है। तो ये जो स्थिति मीडिया की अपने देश में है, उसने खिचड़ी सरकार कहना शुरू किया, और आप सबने खिचड़ी सरकार कहना शुरू किया। आपने, हमने, इन्होंने, उन्होंने सबने खिचड़ी सरकार कहना शुरू किया। ये एक भी नहीं सोचा कि खिचड़ी कितना सुपाच्य पदार्थ है खाने का।
कितना बेहतरीन भोजन है, लेकिन उसको बदनाम करना, खिचड़ी सरकार। अरे भाई, देवगौड़ा की सरकार, ठीक है, आलोचना कर सकते हैं आप, लेकिन केंद्र की जो मौजूदा सरकार है और इसके पहले जो सरकारें बहुत सारी थी, उससे मैं कहता हूं कि कुछ महीने की सरकार जितनी बीच में बनी है वो बेहतरीन सरकारें थी। बीपी सिंह की सरकार न आती तो मंडल कमीशन नहीं लागू हुआ होता। देवगौड़ा को लोग कहते हैं सोता हुआ प्रधानमंत्री, लेकिन वो ना आता तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे सेटलमेंट ना हुए होते, और जम्मू कश्मीर को पटरी पर लाने की जिस सरकार ने बेहतरीन कोशिश की वो देवगौड़ा की सरकार थी। और मैं जब पहली बार कश्मीर गया था, मैं तो यकीनन वो देवगौड़ा की सरकार के समय गया था, और मैंने देखा, आई थिंक दूसरी बार, और मैंने देखा कि मैं जम्मू कश्मीर में हाउस बोट के अंदर जाकर के रात को रह सकता हूं। इसके पहले जब हम लोग जाते थे तो डल लेक में जितने हाउस बोट्स थे वो या तो खाली रहते थे या साएं साएं करती हुई रातें सुनाई पड़ती थी। हिम्मत नहीं पड़ती थी कि डल लेक में कोई जाकर शाम को 5 बजे के बाद कदम रख दे। लेकिन जब मैं देवगौड़ा के समय गया तो यकीन मानिए, मैं विक्टोरिया ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स में जाकर के, जो बेहतरीन हाउस बोट्स था, मैं उन दिनों बिरला जी के अखबार में काम करता था, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में, और वो 5 स्टार हाउस बोट था। मैंने 2 रातें विक्टोरिया ग्रुप ऑफ हाउस बोट में बिताई। ये देवगौड़ा की सरकार थी। हम लोग गुलमर्ग गए, पहलगाम गए, जबकि जाया नहीं जा सकता था इसके पहले। तो मेरा यह कहना है कि जो बेहतर काम करने वाली सरकारें थी, बेहतर काम करने वाले लोग थे, उनको कलंकित किया गया, उनको बदनाम किया गया। तो मैं ये इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि हमारे देश में जो जितनी बेहतरीन चीजें हो सकती हैं, उनको इस अल्पसंख्यक लोगों ने, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो सत्ता पर बैठे हुए 15-20% लोगों के लोग हैं, और उनके पक्ष में जो पूरी की पूरी व्यवस्था का, पूरी की पूरी बुद्धि का, पूरे के पूरे ज्ञान का, पूरे के पूरे सूचना तंत्र का संचालन करने वाले, प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं, इन सब ने मिलकर आपके समाज को बदनाम किया है, उनके बुद्धिजीवियों को कलंकित किया है। इसीलिए यही कारण है कि जो लोग व्यवस्था में, इसी व्यवस्था के तहत बगैर किसी नए विवेक के, बगैर किसी नई मनीषा के, बगैर किसी इंटेलेक्ट के जब सत्ता में आते हैं, हो सकता है वो आपकी बिरादरी के हों, हो सकता है इनके वर्ण के हों, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं पड़ता। इसलिए नहीं असर पड़ता कि उनकी बुद्धि का संचालन कोई और कर रहा होता है। इसलिए उनको पेरियार ललई सिंह नजर नहीं आते, उनको पेरियार ललई सिंह नजर नहीं आते, ज्योतिबा फुले नहीं नजर आते। कांशीराम जी ने जरूर ये काम किया था, ये मैं उनको सलाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि उनके दौर में और कुछ हुआ या ना हुआ, उनसे भी गलतियां हुई। मैं तो खुलेआम कहता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, और इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करते हैं। कम से कम कांशीराम ने उत्तर भारत में अंबेडकर को उन्होंने खड़ा कर दिया, वरना अंबेडकर को खत्म किया जा चुका था। आजादी के बाद अंबेडकर थॉट्स, अंबेडकर की पूरी विचारधारा, उनकी वैचारिकी को खत्म किया जा चुका था उत्तर भारत में, खासकर हिंदी हार्टलैंड में कोई नहीं, लेकिन उन्होंने उनको खड़ा कर दिया। तो ये बड़ी बात थी। हालांकि उनसे भी गलतियां हुई, हम उन पर कभी बाद में बात करेंगे, आज वो वक्त नहीं है उसका। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चीजें हैं, इस गठबंधन, जो मैं कह रहा था कि ये देश भी एक महागठबंधन है, और इस महागठबंधन के देश में अगर साउथ और नॉर्थ का देखा जाए, कमाल का गठबंधन है। साउथ जो विवेक के साथ काम करता है, जो तर्क के साथ काम करता है, जो पेरियार की विचारधारा को आगे बढ़ाकर काम करने वाला है, जहां पर लैंड रिफॉर्म्स को मेजर एजेंडा माना गया, जहां HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में जो आज भी बेहतरीन है, जहां सबसे अधिक आज भी अगर देखा जाए, अगर आप जाएं, रेशनैलिटी सबसे ज्यादा अधिक है। ये महज संयोग नहीं है कि जो ब्राह्मणवादी हिंदुत्व है इस देश का, वो नॉर्थ में गायब है। अगर कर्नाटक को छोड़ दिया जाए, कर्नाटक को, तो आप देखिए कहीं भी नहीं है। वो इतने दिनों से कवायद कर रहा है, मशक्कत कर रहा है कि केरला में कुछ तो मिल जाए, लेकिन केरला में वो सक्सेसफुल नहीं होता। केरला को बदनाम करता है, केरला को लगातार बदनाम करता है, लेकिन केरला पूरे देश में नंबर 1 है, सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में,
और मुकम्मल एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूरोप के देशों से केरला कंपीट कर रहा है, क्योंकि वहां के नेताओं ने नक्शेबाजी नहीं की, वहां के नेताओं ने विवेक के साथ काम किया। उत्पीड़ित समाजों के जो वैंगार्ड्स थे, जो उनके 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 जो नेतृत्वकारी लोग थे, उनकी आइडियोलॉजी के तहत काम किया। अब देखिए, वहां भी वामपंथी आज राज कर रहे हैं, वामपंथी केरला में राज कर रहे हैं, लेकिन वहां का वामपंथ तो जिंदा है, लेकिन बंगाल का वामपंथ गायब है। क्यों? क्या फर्क है दोनों में? इसलिए कि उत्पीड़ित समाजों की ओर से जो नेतृत्व उभरा, उसने वहां पर वामपंथ को आगे बढ़ाया और एक समावेशी विकास का एक चिंतन दिया। उसी तरह से तमिलनाडु में पेरियार की विचारधारा, अन्नादुरई की विचारधारा, उसने एक बेहतर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक माहौल पैदा किया। कर्नाटक में भी आप जाइए, आज भले वहां बीजेपी का राज है और हो सकता है कि इस चुनाव में वो गायब हो जाए, मैं नहीं जानता, लेकिन शायद संभावना नजर आ रही है। लेकिन कर्नाटक में अगर आप जाइए तो कर्नाटक पहले बहुत बुरी स्थिति में था, लेकिन देवराज अरस ने कर्नाटक को बदल डाला। अगर कर्नाटक, मैं स्वयं जाकर कर्नाटक के गांवों में, शहरों में, कस्बों में देखा हूं कि कैसे कर्नाटक बदला है। कर्नाटक में अगर देवराज अरस न आते तो आज जो कर्नाटक है वो कर्नाटक न होता। बेंगलुरु जो है, जो आईटी के लिए और तमाम तरह के इस तरह के जो सॉफ्टवेयर का जो पूरा का पूरा संकेंद्रण है, वो न होता। उसने दो काम किए देवराज अरस की सरकार ने, जबकि उनको कांग्रेस से बगावत करनी पड़ी, कांग्रेस से अलाउ नहीं कर रही थी। कांग्रेस ने पूरे देश में कहीं भी लैंड रिफॉर्म्स नहीं होने दिया, सुसंगत लैंड रिफॉर्म्स। आज कांग्रेस अपने तमाम गुनाहों की सजा पा रही है और सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जरूर मैं यकीन करता हूं लेसर इविल में, लेसर इविल को मैं मानता हूं। इसीलिए जिन लोगों ने पेरियार ललई यादव को इग्नोर किया है, जिन्होंने आपके अपने समाजों के इंटेलेक्चुअल्स को इग्नोर किया है, जिन्होंने दूसरों के कहने पर काम किए हैं, जिन्होंने कारपोरेट को और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर समाजवाद को नापना शुरू कर रखा था सत्ता में आने पर, उनको भी माफ किया जा सकता है, उनको भी माफ किया जा सकता है उन लोगों के मुकाबले जो इस देश में ब्राह्मणवादी हिंदुत्व के पैरोकार हैं। इसलिए लेसर इविल की थ्योरी में मैं यकीन करता हूं। लेसर इविल का मतलब जो कम बुरा हो, यानी जो बहुत बुरा हो, सबसे बुरा हो और जो कम बुरा हो, क्योंकि आज हमारे पास चयन नहीं है, हमारे पास चयन करने का जो दायरा है वो बहुत सीमित है। बेहतरीन लोग हिंदी हार्टलैंड में नहीं हैं राजनीतिक तौर पे, और यही कारण है कि आपको लेसर इविल में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बात कह रहा था, मैं नहीं तो भूल जाऊंगा कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में क्यों देवराज अरस जो हैं वो कामयाब रहे? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से बगावत की, और कांग्रेस से बगावत के बाद उन्होंने वहां पर लैंड रिफॉर्म्स किया। लेकिन यूपी में क्यों नहीं हुआ, बिहार में क्यों नहीं हुआ? जमींदारी एबोल्यूशन हुआ, लेकिन जो बड़े रिफॉर्म्स इतने बड़े प्रदेश में जो होने चाहिए थे, केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो आप एग्रेरियन जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का, उसको आप देखिए। मैं जब अंबेडकर साहब को पढ़ता हूं तो मैं समझ नहीं पाता कि अंबेडकर साहब को पढ़ने वाले अंबेडकरवादी कैसे उनको व्याख्यायित करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान दिया और ये उनका संविधान है। जी नहीं, ये उनका संविधान नहीं है, ये कांग्रेस का संविधान है। कांग्रेस पार्टी के लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रचंड बहुमत में थे, प्रचंड बहुमत ही नहीं, उन्हीं की पूरी संविधान सभा थी। सोशलिस्टों ने भी उसको बायकॉट किया था, कम्युनिस्टों ने भी बायकॉट किया था। सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट विचारधारा के मुश्किल से 3-4 लोग, 5 लोग उसमें गए थे, जिसमें केटी शाह थे, मेहता साहब थे और कुछ अन्य लोग थे। बाकी सारे के सारे कांग्रेसी थे, उसमें कंजर्वेटिव्स थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े जो चिंतक विद्वान माने जाते हैं वो भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से तमाम लोग थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब का जो रोल है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बाबा साहब जो चाहते थे वो सब संविधान में आ गया। अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूं कि आर्टिकल 39 इस रूप में न होती।
और भी बहुत सारी चीजें न होती। बाबा साहब ने भारत में कैसी राज्य व्यवस्था होनी चाहिए इस गठबंधन, इस बड़े गठबंधन नुमा देश में, इसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट अलग से पेश किया था और उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये बाबा साहब का शीर्षक है और उसमें उन्होंने पैरवी की थी लैंड रिफॉर्म्स की, और कहा था कि देश के उत्पीड़ित समाजों के बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा अन्य बहुत सारे प्रावधानों को, शिक्षा के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में उन्होंने वो चीजें की थी जिसको कि हमारे देश के जम्मू कश्मीर में, चाहे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पहली सरकार क्यों ना हो और देवराजर्स की सरकार हो, वहां पर केरल में ईएमएस नंबूदिरीपाद और गौरियम्मा की सरकार हो, इन सभी सरकारों ने लागू किया उसी तरह की चीज, और इसीलिए वो राज्य आज बेहतरीन विकास की दौड़ में सबसे बेहतरीन है। लेकिन आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जब नाम लेते हैं तो अचानक आपके दिमाग में एक इमेज खड़ी हो जाती है, देशद्रोही, पाकिस्तानी, भारत को बर्बाद करने वाला। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में छवि यही बनाई गई है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अगर लैंड रिफॉर्म्स न किया होता तो जम्मू कश्मीर खुशहाल न होता। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो आई, आतंकवाद जो आया, वो बहुत बात का फेनामेना है। लेकिन आजादी के बाद जब से वो एक्सेशन हुआ तब से जम्मू कश्मीर सबसे खुशहाल जो भारत के 5 राज्य थे उसमें शुमार था, और आज भी वो एसडीआई में यानी मुकम्मल विकास के मामले में वो 13वें, 14वें या 15वें, 16वें नंबर पर है। यानी आपके उत्तर प्रदेश, बिहार से बहुत ऊपर है। वहां भूख से कोई नहीं मरता, वहां कुपोषण नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं, क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को जमीन मिली, क्योंकि लोगों को सेब के बगीचे मिले, गरीबों को मिले। हमारे यहां नहीं मिला, हमारे यहां खेत नहीं मिला जिनको जोतने वाले जो लोग थे, असल जोतने वाले लोग। किसी मित्र ने कहा, आई थिंक रमाशंकर ने, कि यहीं बगल में जाकर देखिए कि गरीबी क्या होती है, कुपोषण क्या होता है। ये सभी उत्पीड़ित समाजों के लोग हैं। तो ये मैं बार बार भूल जा रहा हूं कि मुझे क्या कहना है आगे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो इमेज, जो बिल्डिंग है, जो बुद्धि के प्रबंधक हैं इस समाज के, उन्होंने ये इमेजेस तैयार कर दी हैं कि वो देशद्रोही थे, वो बदमाश थे, वो क्रिमिनल थे। अब एक आनंद तेल तुमड़े नाम के व्यक्ति हैं, नाम सुना है आप लोगों में? कितने लोगों ने सुना है आनंद तेल तुमड़े का नाम? चलिए, अच्छी बात है, लोग सुना है। प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े, हमको लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं। बिल्कुल नहीं, मैं हिंदी का पत्रकार हूं, मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं जानता, ईमानदारी की बात है। मुझे अधिक से अधिक नेपाल में जानते होंगे, पाकिस्तान में जानते होंगे थोड़े बहुत लोग। आनंद तेल तुमड़े को यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, हर जगह लोग जानते हैं। ईमानदारी की बात यह है, मुझे कौन ऑस्ट्रेलिया में जानेगा? मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, और वैसे भी मैं हिंदी में लिखता हूं, मेरा बहुत कम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ है। लेकिन प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, और गजब का करियर उनका, चमकदार करियर। लेकिन आनंद तेल तुमड़े कई सालों से जेल में हैं, और वो कौन हैं? वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिवार के दामाद हैं। दलित समाज का एक महान क्रांतिकारी बुद्धिजीवी, एक दामाद बाबा साहब अंबेडकर के खानदान का, वो जेल में है। और इस देश के दलित नेता, पिछड़े नेता, आदिवासी नेता, उत्पीड़ित नेता मस्त हैं, व्यस्त हैं अपने अपने साम्राज्य के बचाव में, अपने अपने गुनाहों की रखवाली में वो मस्त हैं। कंप्रोमाइजेस किए जा रहे हैं। क्या किसी भी देश के बड़े इन नेताओं ने, अगर साधारण सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात छोड़ दीजिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए काम करने वाले लोगों की बात छोड़ दीजिए, वीरेंद्र यादव जैसे लेखकों की बात छोड़ दीजिए, इन लोगों की, तो किसने आनंद तेल तुमड़े की रिहाई के लिए अब तक आवाज उठाई है? बताइए। मुझे तो लगता है कि पेरियार ललई सिंह अगर जीवित होते तो नैनी जेल में होते या कानपुर सेंट्रल जेल में होते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और कोई यहां का नेता, दलित उत्पीड़ित नेता, जो अपने को कहता है दलित नेत्री, जो कहता है
क्या बोलता है, समाजवादी नेता, कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि अमित शाह से और जो साम्राज्य के स्वामी हैं उनसे सब डरता कि अगर ललई सिंह के लिए हम बोलेंगे तो कहीं हमें भी जेल में न डाल दें, हमारे खिलाफ तो पूरी फाइल है वहां। तो जिसके खिलाफ कोई फाइल नहीं, उस पेरियार ललई सिंह को जेल में रखती है सरकार, और आनंद तेलतुंबड़े जेल में है। तो ये जो भारत में आज हो रहा है वो भयावह है, भयानक है, और ये इसलिए हो रहा है कि आप तमाशा देख रहे हैं। आप किताबें पढ़ते हैं, उसको बिस्तर पर रखते हैं, सो जाते हैं। जब मैं बच्चा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे याद है, क्योंकि मैं भी एक पिछड़े समाज में पैदा हुआ हूं और इसका मुझे कोई गर्व या कोई मुझे इससे हिकारत नहीं है, कोई न तो मुझे इससे चिढ़ है और न तो गर्व है, क्योंकि मैं मनुष्यता में यकीन करता हूं। मैं तो कहता हूं कि इस देश के जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो दलित उत्पीड़ित समाजों से बेइंतहा नफरत करते हैं, मैं उनको भी प्यार देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा कलुष भरा हुआ है उनके दिलों और दिमागों में कि मैं उनकी भी मुक्ति चाहता हूं। मैं उनको भी मनुष्य बनाने के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि वो मनुष्यता सीखें। वो उत्पीड़ित समाज के नेताओं को, बुद्धिजीवियों को गला गला कर उन्होंने जो मारा है, जो जेलों में सड़ा सड़ा कर मारा है, उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। आप केरला जाइए, आप तमिलनाडु में जाइए, कर्नाटक में जाइए, बंगाल में जाइए, कितने लोग शहीद हुए हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। आजाद भारत में सबसे अधिक फांसी किन लोगों की हुई है, आपको आंकड़ा मालूम है? आंकड़ा मालूम है किसी को? सिर्फ SC, ST और OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को 90% से ज्यादा फांसियां हुई हैं। और जब फांसी का समाचार छपता है अखबारों में, तो लोग कहते हैं अरे वाह, फांसी हो गई, एक फांसी और। किन लोगों की फांसी होती है? जो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। और जो फांसी के लायक लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपया 1 घंटे वाले वकीलों को अनुबंधित करते हैं और उनकी फांसी माफ, उनका आजीवन कारावास माफ। आनंद तेलतुंबड़े बंदे, कोई गुनाह नहीं हो उस इंटेलेक्चुअल का, कुछ भी उसने क्राइम नहीं किया है सिवाय सोचने के, सिवाय विचारने के, सिवाय लिखने के, सिवाय अपने देश के लोगों को समझाने के कि हे देश के वासियों, तुम कहां ये जलालत में फंसे हो, अज्ञान के आनंद लोक में क्यों डुबकी लगा रहे हो। ये कहने के अलावा आनंद तेलतुंबड़े ने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो जेल में है और हम लोग खामोश हैं। कोई एक आंदोलन नहीं उठा, कोई एक आंदोलन नहीं उठा। और अभी समाज में नफरत बोने वाला कोई व्यक्ति अगर बंगाल में, केरल में, बिहार में, झारखंड में अगर गिरफ्तार हो जाता है, तो जितने हिंदुत्ववादी वर्णवादी शक्तियां हैं हुआ करने लगती हैं और विपक्ष की उन सरकारों को मजबूर कर देती हैं कि उनको छोड़ा जाए, नफरती लोगों को छोड़ा जाए, नफरती लोगों को छोड़ा जाए। तो ये हादसा आपके देखते हुए, हमारे देखते हुए हुआ। मैं अपने बचपन की बात कर रहा था, मैं अब खत्म करूंगा। कितना वक्त है भाई? आई एम जस्ट कंक्लूडिंग। दोस्तों, मैं एक बात कहकर मैंने ये उल्लेख करके मैं धीरे धीरे कंक्लूड करूंगा कि जब मैं बच्चा था तो मैं अपनी माँ के साथ, मैं जिस घर में पैदा हुआ उसमें बहुत कम खेती थी और मेरे पिता निरक्षर थे और मेरी माँ भी निरक्षर थी। दोनों पढ़े लिखे नहीं थे और दुख है कि वो नहीं पढ़े लिखे थे, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होते तो और अच्छी स्थिति होती। तो मेरी माँ, लेकिन मैंने उसको कभी मंदिर जाते नहीं देखा था, कभी नहीं, पिता को भी नहीं देखा था। और मेरी माँ मुझे एक जगह पूजा के लिए केवल ले जाती थी, मेरी उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर। जब मैं अक्सर मैं मना करता था क्योंकि खेलने में मशगूल रहते थे हम लोग बचपन में, लेकिन मैं बहुत दुबला पतला था और जीने की कोई मैंने संभावना नहीं थी, लगता था कि मर जाएंगे, तो हमको वो ले जाती थी पूजा के लिए। और वो पूजा कहाँ करती थी? एक पीपल के पेड़ के नीचे जो मेरे घर के सामने था, और पीपल के पेड़ पर पानी देती थी उसकी जड़ों में और अक्षत छिड़कती थी और वहाँ से एक गुड़ और चावल का अक्षत जो होता है ना, वो लेकर और हमको प्रसाद देती थी।
तो जो धार्मिकता उस दौर में थी निरक्षर लोगों में, जो एजुकेटेड नहीं थे, वो कितनी कम थी। कर्मकांडी धार्मिकता, आध्यात्मिक धार्मिकता की बात मैं नहीं कह रहा हूं। इतनी कम कर्मकांडी धार्मिकता थी कि लोग मंदिर ओबीसी के लोग नहीं जाते थे, दलित समाज के लोग नहीं जाते थे। और आज दलित समाज और ओबीसी समाज का आदमी कर्मकांडों में लिप्त होने में ब्राह्मणों, भूमिहारों, राजपूतों और अन्य तमाम जातियों में, किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, जो सबसे अपने को उच्च कुलीन मानते हिंदू हैं, जो सचमुच हिंदू हैं, उनमें होड़ लगी हुई है कि हम तुमको पीछे छोड़ देंगे, हम आगे रहेंगे। तो ये जो कर्मकांडी धार्मिकता बढ़ी है, ये हिंदुत्ववादी शक्तियों की सबसे बड़ी जीत है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत से कम बड़ी जीत नहीं है ये मुट्ठी भर हिंदुत्ववादियों की, ब्राह्मणवादियों की, कि उन्होंने इतने बड़े समाज को, उत्पीड़ित समाज को उन्होंने पूरा का पूरा हिंदुत्ववादी बना दिया, ब्राह्मणवादी बना दिया। केवल यहां लाल धागा पहनने की बात नहीं है, केवल टीका लगाने की बात नहीं है, दिमाग आपका धागे में बंध गया है और ये धागा उनका है, उनके सारे मंत्र हैं, उनके सारे विचार हैं। इसको जब तक आप नहीं तोड़ते तब तक मैं समझता हूं कि कोई पार्टी आपका भला नहीं कर सकती, आपकी रखवाली नहीं कर सकती। इसीलिए पेरियार ललई सिंह को हिंदी में आना, एक ग्रंथावली के रूप में छपना, क्योंकि हिंदी का पूरा इलाका जो है अज्ञान के आनंद लोक में डुबकी लगा रहा है। और अगर पेरियार ललई सिंह आए हैं तो ये मानिए कि ये केवल एक किताब नहीं है, ज्ञान का पुंज है। और दोस्तों, एक बात जरूर मैं कहूँगा कि बाबा साहब हों, ज्योतिबा फुले हों, शाहू जी महाराज हों, या अंबेडकर साहब हों, और या पेरियार ललई साहब हों, या अन्नादुरई साहब हों, या स्वयं पेरियार हों, आज की जो चुनौतियां देश की हैं वो इतनी बड़ी और इतनी जटिल हैं कि सचमुच नए ढंग की वैचारिकी की जरूरत है। केवल पुराने विचारों से काम नहीं चलेगा। जो विचार हमारे सामने उपलब्ध हैं उनको हम जानें, उनको हम समझें, और नए विचारों का भी हम अन्वेषण करें, उनकी भी खोज करें, उनको भी कंसीव करें और सामने लाएं। मुझे लगता है कि आज पार्टियों और नेताओं से ज़्यादा मिशनरी झील, यानी जिजीविषा से भरे हुए, मिशनरी झील से भरे हुए ऐसे हजारों लोगों की ज़रूरत है। सिर्फ एक ललई सिंह से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि कम से कम हिंदी हार्टलैंड को 1000 न्यूनतम पेरियार ललई सिंह चाहिए हिंदी हार्टलैंड को, जो मिशन से भरा हुआ हो, जो एक जिजीविषा से भरा हुआ हो, जो बदलाववादी चिंतन से भरा हुआ हो, और जिसको चुनावी स्वार्थों को लेकर, जिसको इस तरह के पद को लेकर किसी भी तरह की कोई लिप्सा न हो। तो ऐसा कोई अभियान अगर छिड़ता है तभी मैं समझता हूं कि भारत को बदला जा सकता है, वरना भारत को जीता जा चुका है। और भारत का कोई, मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ की बहुसंख्यक जो आबादी है, अब आप देखिए नए नए जो इंडेक्स जारी होते हैं उसमें आपका देश पिछड़ रहा है। अभी परसों एक इंडेक्स जारी हुआ है भूख का, हंगर का, उसमें आपका मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, आसपास के जितने मुल्क हैं उनसे सबसे नीचे है। एचडीआई में बहुत बुरी स्थिति है, हर क्षेत्र में बुरा है। तो इससे बचना अगर है तो आपको जो उच्च वर्णीय ये जो पूरा का पूरा जो किलेबंदी है, जो कर्मकांडी धार्मिकता की जो किलेबंदी है, इसको तोड़ने के लिए नए सिरे से खड़ा होना होगा। इस पर सोचिए, विचारिए। हो सकता है कि रास्ता निकले, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि राजनीति के पास ऐसा रास्ता नहीं है, राजनीतिक दलों के पास ऐसा रास्ता नहीं है। सामाजिक आंदोलनों से और वैचारिक आंदोलनों से ही ये होगा। कैसे होगा? मेरे पास कोई गोली नहीं है, होम्योपैथ के डॉक्टर की गोली नहीं है कि मैं बता दूं। मैं भी तलाश में हूं, आप भी तलाश में हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आखिरी बात, कि आपके बीच से जो भी ईमानदारी और समझदारी के साथ काम करेगा उसको घेरने की कोशिश की जाएगी, उसको एकलव्य की तरह मारने की कोशिश की जाएगी। ये
बिल्कुल छोड़, इस बात को सोच जरूर आपके जहन में होनी चाहिए। आनंद तेल तुमड़े के साथ आज जो हो रहा है वो इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों, आप बीरेन जी ने कई लेखकों का नाम बताया, कैसे उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, कैसे लोगों को जेलों में बंद कर दिया जाता है। ऐसे असंख्य लोग हैं जिनको हम नहीं जानते। तो इन चीज़ों को लेकर अपने समाज को सतर्क करना होगा। पुनः आज धर्मवीर गगन को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बने रहिए ब्लूकट के साथ। धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।